हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, नेक्स्ट जो जनरेटर आता है वो आता है कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में संयुक्त या फिर मिश्रित जनरेटर भी कहा जाता है। कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संयुक्त या फिर मिश्रित जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में हम बोलेंगे संयुक्त या फिर मिश्रित जनरेटर। तो जानते हैं ये संयुक्त या मिश्रित जनरेटर क्या होता है और इसको कंपाउंड या संयुक्त या मिश्रित किस वजह से इसका नाम संयुक्त या मिश्रित पड़ा। देखिए, जनरेटर के अंदर हमने देखा था, जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक होती है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। एक वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है और दूसरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होता है। जो वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है वो कहलाती है फील्ड वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसके अंदर भी दो ही वाइंडिंग होती है, एक तो होती है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन इसकी संरचना में जो थोड़ा बहुत होता है और जनरेटरों की बजाय। तो देखते हैं वो अंतर क्या है। तो देखिए, जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जनरेटर के अंदर क्या होती है? एक तो फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? माना अपनी फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। और इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यदि इस फील्ड वाइंडिंग को, एक क्या होती है आपकी? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर। एक वाइंडिंग होती है फील्ड, दूसरी होती है आर्मेचर। यदि इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा तो जनरेटर बना आपका सीरीज जनरेटर। कौन सा बना? सीरीज। दूसरा, यदि इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ा तो जनरेटर बना आपका शंट जनरेटर। और सीरीज और शंट जनरेटर के सीरीज और जो शंट जनरेटर है उनके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यदि ये फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को मैं क्या करूं? दो पार्टों में डिवाइड कर दूं। फील्ड वाइंडिंग को कितने पार्टों में डिवाइड करूं? दो। एक फील्ड वाइंडिंग थी, उसको मैंने दो पार्टों में विभाजित कर दिया। ये दोनों किस वाइंडिंग के पार्ट है? ये फील्ड वाइंडिंग के पार्ट है। इस फील्ड वाइंडिंग को मैंने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। अब यदि एक भाग को, ये माना ए वाली वाइंडिंग है, ये कौन सी वाली वाइंडिंग है? बी वाली वाइंडिंग है। हमने क्या किया? फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया। ठीक है। अब जो एक पार्ट है उस एक पार्ट को तो इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, एक पार्ट को तो आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। जबकि जो दूसरा वाला पार्ट है, इस दूसरे वाले पार्ट को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ दिया। दूसरे वाले पार्ट को क्या किया मैंने? आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। तो इसमें देखो, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में भी जुड़ गई और आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में भी जुड़ गई। इस कारण इस जनरेटर को हम बोलेंगे कंपाउंड जनरेटर या फिर संयुक्त जनरेटर कहा जाता है। तो कंपाउंड या संयुक्त जनरेटर के अंदर क्या होगा? एक फील्ड वाइंडिंग होगी, जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे और उसके एक भाग को जोड़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को जोड़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में। अब इसमें श्रेणी और समांतर दोनों जनरेटरों का गुण होगा, इस कारण इस जनरेटर को बोलेंगे हम कौन सा? कंपाउंड जनरेटर। कौन सा बोलेंगे? कंपाउंड। तो फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा, दूसरे पार्ट को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा, तो इस प्रकार ये जो नया जनरेटर बना वो नया जनरेटर कहलाएगा आपका कंपाउंड जनरेटर। कौन सा कहलाएगा? कंपाउंड। आगे बात करते हैं। अब आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो भाग जुड़ा है, फील्ड वाइंडिंग के जिस पार्ट को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा है वो कहलाएगा आपका सीरीज फील्ड। क्या कहलाएगा? सीरीज फील्ड कहलाएगा। तो सीरीज फील्ड या सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हो इसको।
तो सीरीज फील्ड या सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सी होगी? तो फील्ड वाइंडिंग का वह पार्ट जो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा वो कहलाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी कहलाएगी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दूसरा, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग का वह भाग जो आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ेगा। कौन से क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं शंट फील्ड। क्या बोलेंगे उसको? शंट फील्ड बोलेंगे। तो फील्ड वाइंडिंग के दो भाग हो गए, एक तो हो गया आपका सीरीज फील्ड। क्या हो गया? एक तो आपका सीरीज फील्ड हो गया और दूसरा हो गया कौन सा भाग? आपका शंट फील्ड। कौन सा हो गया? शंट फील्ड। फील्ड वाइंडिंग थी, इस फील्ड वाइंडिंग को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका सीरीज फील्ड, दूसरा हो गया आपका शंट फील्ड। सीरीज फील्ड कौन सा होगा? जो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा वो कहलाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग या फिर सीरीज फील्ड कहलाएगा। और जिस भाग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे वो कहलाएगा शंट फील्ड या फिर बोल सकते हैं उसको शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसके अंदर कितनी फील्ड वाइंडिंग होती है? दो होती है। एक तो होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होती है? शंट। अब बात आती है ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसको हमने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है और हम इस सर्किट का प्रतिरोध कम रखना चाहते हैं। इस कारण जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको हम बनाते हैं मोटे तार से। कौन से तार से बनाएंगे इसको? मोटे तार से बनाएंगे। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो निर्माण किया जाता है उसको बनाया जाता है वो कौन से तार से बनाते हैं अपन? मोटे तार से बनाते हैं। मोटे तार से बना रहे। दूसरा, इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका कम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध कम। तीसरा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या भी क्या होती है? इसमें कम होती है। फेरो की संख्या भी क्या होती है? कम। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या भी क्या होती है? कम। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो सीरीज फील्ड होता है या सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको कौन से तार से बनाया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या या फेरो की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार से बनाएंगे, प्रतिरोध कम होगा इसका और इसके अंदर फेरो की संख्या भी क्या होगी? आपकी कम होगी। ये तो होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दूसरा देखते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? ये शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ती है। अब शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमको ज़्यादा रखना पड़ता है। अब प्रतिरोध ज़्यादा रखेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन क्या होता है? ए होता है। बताया मैंने पिछले जनरेटर में आपको। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो उस तार की मोटाई क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी उस शंट फील्ड वाइंडिंग को हम बनाएंगे पतले तार से। कौन से तार से बनाएंगे? पतले तार से बनाएंगे। अब इसको पतले तार से बना रहे तो इसके अंदर प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा। अब इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसके अंदर धारा क्या बहेगी? कम बहेगी। और यदि धारा कम बहेगी तो उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा फाई बराबर N इंटू आई। अगर धारा का मान कम है तो इस फ्लक्स का मान भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन हम फ्लक्स के मान को ज़्यादा रखना चाहते हैं। अब करंट के कारण तो फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स के मान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। फेरो की संख्या को यदि हम बढ़ा देंगे तो इसके अंदर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें फ्लक्स के मान को एडजस्ट करने के लिए, फ्लक्स के मान को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसके अंदर फेरो की संख्या क्या रखते हैं अपन? ज़्यादा। फेरो की संख्या क्या रखेंगे? इसमें ज़्यादा रखेंगे। क्या रखेंगे? ज़्यादा। तो आपको याद रखना है जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सीरीज फील्ड और दूसरा होता है शंट फील्ड। जो सीरीज फील्ड होता है उसको आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसको हम मोटे तार से, और इसका जो मोटे तार से बनाते हैं। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है। सीरीज फील्ड के अंदर फेरो की संख्या भी क्या होती है? आपकी कम होती है।
दो शंट फील्ड वाला जो पार्ट है उसको हम आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम पतले तार से बनाते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है? इसका ज़्यादा होता है और इसके अंदर फेरों की संख्या भी क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया कंपाउंड जनरेटर क्या होता है और इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को हम किस प्रकार से संयोजित करते हैं। अब देखिए, ये सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, इन दोनों के संयोजन के आधार पर, क्या बोला मैंने, जो फील्ड वाइंडिंग के दो पार्ट हमने डिवाइड किए, एक तो किया सीरीज फील्ड, दूसरा किया शंट फील्ड। इस सीरीज फील्ड और शंट फील्ड को इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जोड़ने के आधार पर, इनके कनेक्शन के आधार पर जो कंपाउंड जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड को इस आर्मेचर के साथ जोड़ने के आधार पर आपका जो कंपाउंड जनरेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर के कितने प्रकार? दो। पहला कौन सा? डिफरेंशियल यानी कि विभेदी कंपाउंड या संयुक्त जनरेटर, और दूसरा होता है कम्युलेटिव। कौन सा? कम्युलेटिव हिंदी में बोलते हैं संचयी कंपाउंड जनरेटर। तो जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है वो आगे जाके कितने पार्टों में डिवाइड हो गया? आपका दो पार्टों में डिवाइड हो गया। पहला होता है आपका डिफरेंशियल। कौन सा होता है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड, पहला प्रकार कौन सा है आपका? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा होता है आपका कौन सा? कम्युलेटिव। तो कंपाउंड जनरेटर कितना प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हिंदी में बोलेंगे अपन विभेदी। क्या बोलेंगे? विभेदी संयुक्त, विभेदी संयुक्त जनरेटर। डिफरेंशियल या फिर विभेदी संयुक्त जनरेटर, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं डिफरेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है विभेदी संयुक्त जनरेटर या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दूसरा होता है आपका क्या? संचयी, संचयी संयुक्त जनरेटर, या फिर इसको बोलेंगे क्या? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सीरीज और शंट फील्ड है, इसके संयोजन के आधार पर हम जनरेटर को, जो कंपाउंड जनरेटर है उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो होगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। इसके अंदर जो सीरीज और शंट फील्ड है उनका संयोजन अपन किस किस प्रकार से करते हैं। अगर थोड़ा बेसिक सा बताऊं, अगर इस सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है, इन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या हो? यदि विपरीत हो। अगर मान लो इस फील्ड के अंदर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कौन से में? सीरीज फील्ड में, और शंट फील्ड में धारा इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, दोनों के अंदर धारा यदि एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होगी तो वो जनरेटर बनेगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्योंकि जब इनमें धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो इनके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा भी एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो पैदा होगा फाई ऐसी, और शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई एस एस से। तो फाई ऐसी और फाई ऐसी, फाई ऐसी और फाई एस एच, इन दोनों की दिशा यदि एक दूसरे के विपरीत है, यदि इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो वो जनरेटर बनेगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा बनेगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। विभेदी संयुक्त जनरेटर के अंदर क्या होता है? जो फील्ड वाइंडिंग के दो पार्ट थे,
एक तो सीरीज फील्ड था, दूसरा शंट फील्ड था। सीरीज और शंट फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। जब धारा एक दूसरे के विपरीत होगी तो इनके अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा होगी वो भी एक दूसरे के विपरीत होगी। और जब चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होगा तो इन दोनों का जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स आएगा फाई टी, वो होगा आपका फाई एस एच माइनस फाई एसी, यानी कि दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो जनरेटर कहलाएगा वो कहलाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, या फिर विभेदी संयुक्त जनित्र के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अगर सीरीज फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और शंट फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के समान रहे, दोनों में समान दिशा में धारा बहे। अब दोनों में जब धारा समान दिशा में होगी तो दोनों के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा भी क्या होगी, आपकी समान होगी। और जब दोनों की दिशा समान होगी तो इनके अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के ऐड योग के बराबर होगा। और जो दोनों के योग के बराबर होगा तो उस कंडीशन में जो जनरेटर बनेगा वो कहलाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, या फिर बोलेंगे संचयी संयुक्त जनित्र। तो आपको समझ में आया जो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र है, इनका जो अपन ने डिवाइडेशन किया है वो किसके आधार पर किया है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के आधार पर। अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है, इन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान है, दोनों के अंदर एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा समान होगी। और जब दोनों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होगी तो दोनों चुंबकीय फ्लक्स जुड़ जाएंगे और जो जनरेटर बनेगा वो बन जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। दूसरा, यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, उल्टी बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि दोनों, तो जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा हमको इसमें वो दोनों के अंतर के बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों के अंतर के बराबर इसमें परिणामी चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। और उस कंडीशन में जो जनरेटर बनेगा वो बनेगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार के, दो, एक होता है डिफरेंशियल, दूसरा होता है कम्युलेटिव। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की संरचना, कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। और इसमें आगे जाके हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र को भी दो पार्टों के अंदर डिवाइड करेंगे, एक करेंगे लॉन्ग शंट और एक करेंगे शॉर्ट शंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका जो जनरेटर आता है वो आता है आपका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कौन सा आता है, डिफरेंशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या अपन, विभेदी। विभेदी संयुक्त जनित्र। अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर मैंने बताया, इस जनित्र के अंदर जो सीरीज फील्ड और जो शंट फील्ड होती है उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो इस जनित्र में, इस जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग व
शंट फील्ड वाइंडिंग, वह शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या? जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड होते हैं, उनमें जो धारा प्रवाहित होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। इस कारण इनमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होगी। जब धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। अब जो परिणामी फ्लक्स आएगा, क्या आएगा? परिणामी चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई टी से, और फाई टी बराबर होगा क्या? फाई एस एच माइनस होगा फाई एस ई। याद रखना है आपको, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस के क्या होता है? फाई एस ई होता है। क्या होता है? फाई टी बराबर क्या होता है? फाई एस एच माइनस के क्या होता है? फाई ई होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो जनित्र होता है, इस जनित्र के अंदर जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं। तो वाइंडिंग के अंदर क्या करेंगे? सीरीज फील्ड और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, उनको कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि इनके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या रहे? विपरीत रहे। क्या रहे? धारा की दिशा एक दूसरे के क्या रहे? विपरीत रहे। तो देखिए, इसके डायग्राम की अगर बात करें तो ये तो हो गया जनरेटर का माना आर्मेचर। ये क्या है? आपका जनरेटर का आर्मेचर है। अब इसमें दो वाइंडिंग होगी, एक तो होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम जोड़ेंगे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो एक वाइंडिंग को तो हम क्या कर देंगे? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये वाइंडिंग तो होगी आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होगी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग को क्या करेंगे? इस आर्मेचर के जोड़ेंगे समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो जनरेटर बनेगा, वो जनरेटर होगा आपका कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होगा? कंपाउंड। अब ये तो कौन सी वाइंडिंग होगी? आपकी सीरीज फील्ड होगा। कौन सा होगा? ये होगा सीरीज फील्ड। ये क्या होगा? आपका शंट फील्ड होगा। क्या होगा? शंट फील्ड। और ये क्या होगा? आपका आर्मेचर। और आर्मेचर को हम क्या देंगे? यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे आर ए से। आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसको लिखेंगे हम ईजी से। आर्मेचर, इस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर के अंदर जो धारा बहेगी उसको लिखेंगे हम आई ए से। ठीक है, ये सीरीज फील्ड है। सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे आर एस ई से। सीरीज फील्ड के अंदर जो धारा बहेगी उसको हम लिखेंगे आई एस ई से। यहाँ पर आते ही धारा दो पार्टों में डिवाइड होगी। एक तो जाएगी शंट फील्ड के अंदर। शंट फील्ड के अंदर जो धारा जाएगी उसको लिखेंगे हम आई एस एस से। और शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे हम आर एस एस से। इधर जो धारा जाएगी वो जाएगी लोड के अंदर जाएगी। और यहाँ पर हमने लगा दिया ये क्या? लोड। ये क्या है? आपका लोड है। लोड के अंदर जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? IL।
और इस IL धारा के कारण लोड के सिरों पर जो वोल्टेज पैदा होगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज, और इस टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखेंगे किससे? V से। किससे लिखेंगे? V से। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम है आपके कंपाउंड जनरेटर का, और कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी किसका है? आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा कि जो सीरीज फील्ड और जो शंट फील्ड है, उन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। देखिए, इस फील्ड के अंदर धारा जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहां से धारा कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। लेकिन इस फील्ड के अंदर जो धारा आ रही है वो आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो धारा की दिशा दोनों फील्ड के अंदर एक दूसरे के क्या हो गई? विपरीत हो गई। अब इनमें जब एक दूसरे के विपरीत होगी तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो होगा phi SE, और इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो phi SH। तो phi SE और phi SH की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होगी, और जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होंगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो परिणामी फ्लक्स आ जाएगा phi T बराबर phi SH माइनस के क्या आ गया? phi SE। इतना समझ में आ गया? धारा की दिशा दोनों अलग अलग, तो चुंबकीय फ्लक्स भी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो परिणामी फ्लक्स phi T बराबर क्या हो जाएगा? phi SH माइनस के क्या हो जाएगा? phi SE। अब देखते हैं इस जनरेटर के अंदर हमको जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा V, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, टर्मिनल वोल्टेज V पैदा कितना हो रहा है? Eg हो रहा है। जनरेट कितना हो रहा है? आपका Eg। उसमें पहले आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा IaRa, फिर सीरीज फील्ड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा। उसके बाद जो शेष बचेगा वो किसको मिलेगा? आपको लोड को मिलेगा। किसको मिलेगा? लोड को। तो इसमें हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होगा क्या? Eg माइनस IaRa माइनस ISE/RSE। IaRa तो क्या है? आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। ISE/RSE क्या है? इस सीरीज फील्ड के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि कुछ वोल्टेज आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण खर्च हो जाएगा, और कुछ वोल्टेज इस सीरीज फील्ड के प्रतिरोध के कारण क्या हो जाएगा? आपका खर्च हो जाएगा। अब दोनों में से खर्च होने के पश्चात जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो खर्च होने वाला प्रतिरोध है ये तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, और ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण खत्म होने वाला वोल्टेज। तो इतना वोल्टेज खर्च होने के पश्चात जो बचेगा वो हमको क्या मिलेगा? Eg। ये क्या है? जनरेटिंग। पैदा होने में से जो जितना पैदा हुआ उसमें से जो खर्च हो गया उसको घटा देंगे तो आउटपुट में मिलने वाला वोल्टेज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो V बराबर Eg माइनस IaRa माइनस ISE/RSE। लेकिन इस ब्रांच के अंदर देखिए, जो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान। तो Ia और जो ISE है, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। यानी कि इसके अंदर होगा Ia बराबर क्या होगा? आपका ISE होगा, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो मैं यहाँ पर जो ISE है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं Ia लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी Ia, यहाँ पर भी Ia, तो Ia को क्या ले लेंगे? अपन कॉमन ले लेंगे, तो फॉर्मूला आगे बन जाएगा Eg बराबर Ia इंटू RA प्लस क्या हो जाएगा? RSE। इसी फॉर्मूले को हम आगे लिखेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का आपका फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर Eg माइनस IA इंटू क्या हो गया? आपका R। अब ये R कहाँ से आ गया? हमने क्या किया? आर्मेचर के प्रतिरोध और जो शंट सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है, इन दोनों के मान को किसके बराबर कर दिया? R के बराबर मान लिया। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? R। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर Eg माइनस IA इंटू RA। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है? एक तो याद रखना है phi T बराबर होता है phi SS माइनस phi SE। दूसरा याद रखना है V बराबर Eg माइनस IA इंटू RA। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं करंट के बारे में, कि जो आपकी कंपाउंड जनरेटर है उसके अंदर करंट कैसे होगी। तो देखिए,
आर्मेचर करंट यहाँ से गई, आगे जाके किस में बटी, सीरीज फील्ड के अंदर गई। सीरीज फील्ड में जाने के पश्चात ये दो पार्टों में डिवाइड हो गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई ए बराबर होगा आई एस ई, बराबर लिख सकते हैं हम आई एस एच प्लस के क्या होगा, आई एल होगा नहीं होगा। तो तीसरा आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर आई ए बराबर आई एस सी होता है। आई ए और आई एस सी का मान तो क्या होता है, बराबर। आगे जाके इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, आई एस एच प्लस आई एल के बराबर होगा। क्यों, देखिए आई ए करंट यहाँ से गई सीरीज फील्ड में, दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों करंट का मान तो क्या होगा, बराबर। फिर ये करंट यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइड हो गई, एक तो डिवाइड हो गई आई एस एच में, किस में डिवाइड हुई, आई एस एच, दूसरी हुई आई एल। इन दोनों पार्टों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको ये करंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आई एस सी बराबर लिख सकते हैं आई एस एच प्लस आई एल, या फिर आई ए बराबर लिख सकता हूं मैं आई एस एच प्लस आई एल। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसके अंदर आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई एस एच प्लस के क्या होता है, आई एल होता है। तो आपको तीन लाइनें तो ये याद रखनी है, तीन फॉर्मूले आपको ये याद रखने डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है, इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। इस कारण उनमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा भी एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। आगे याद रखना है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस के क्या होता है, फाई एस सी। आगे याद रखना है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज है, आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिलता है उसका फॉर्मूला होता है V बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए। फिर याद रखना है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा है वो बराबर होती है आई एस एच प्लस के किसके, आई एल के, या फिर सीरीज फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आई एस सी बराबर भी होगी आई एस एच प्लस किसके, आई एल के। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। तो ये तो होगी कंपाउंड। इसके बाद में देखते हैं कंपाउंड जनरेटर का उपयोग। कंपाउंड जनरेटर का उपयोग, कि कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम किन किन कार्यों में कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में वो इसका उपयोग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इसका उपयोग। तो हम देखते हैं डिफरेंशियल जो कंपाउंड जनरेटर है उसका उपयोग हम किन कार्यों के अंदर करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। किसके बारे में, उपयोग भी किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसका उपयोग हम करेंगे आर्क वेल्डिंग में। देखिए सिंपल वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो सिंपल वेल्डिंग है, सिंपल जो वेल्डिंग कार्य हैं उनके अंदर तो हम प्रयोग करते हैं कौन से जनरेटर का, शंट जनरेटर का, जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन आर्क वेल्डिंग की बात हो रही है, आर्क वेल्डिंग के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करेंगे। अब सर ये आर्क वेल्डिंग के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही उपयोग क्यों करते हैं और जनरेटर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चंस बनता है आपका। तो मैं आपको आज समझा रहा हूं कि ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है इसका उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में क्यों करते हैं। कारण आपको समझना है। वैसे एग्जाम्स के अंदर कारण नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है, किस वजह से इसका उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं। क्वेश्चंस तो आपका सिर्फ यही आएगा कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसका उपयोग हम किन कार्यों में करते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं, है ना। आर्क वेल्डिंग में क्यों करते हैं, माना ये एक सर्किट है, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको मैं। ये एक बैटरी है, मान ला ये 100 वोल्ट की बैटरी है। इसके श्रेणी क्रम में हमने दो प्रतिरोध लगा रखे हैं, एक तो ये है 5 ओम का प्रतिरोध और एक ये है आपका 20 ओम का प्रतिरोध, ठीक है।
एक 100 वोल्ट की बैटरी थी, उसके साथ हमने 2 प्रतिरोध लगाए, एक 5 ओम का, एक कितने ओम का, 20 ओम का। अब 100 वोल्ट की बैटरी और ये 2 प्रतिरोध है, जब इसके कारण इसके अंदर हम धारा का मान ज्ञात करें, आई का मान, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2, यानी कि 100/25, यानी कि करंट कितनी आएगी आपकी 4 एम्पियर। प्रेजेंट टाइम के अंदर इस सर्किट के अंदर जो करंट बहेगी वो कितनी बहेगी, 4 एम्पियर बहेगी। कितनी बहेगी, 4 एम्पियर करंट इसमें से जाएगी। इसके अंदर भी जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 4 एम्पियर, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इस सर्किट के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, 4 एम्पियर। लेकिन अभी क्या होता है, यहाँ पर इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब ये दोनों सिरे आपस में टच हो जाते हैं। एक तार के माध्यम से इन दोनों सिरों को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो जो करंट यहाँ से आ रही थी वो इस रास्ते से आ रही थी और पहले इस रास्ते से होकर जा रही थी, लेकिन अब करंट क्या होगी, सारी की सारी करंट इस रास्ते से फ्लो होगी, क्योंकि इस रास्ते में प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, जबकि इस रास्ते में प्रतिरोध का मान कितना है, 0 ओम। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रतिरोध कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर प्रतिरोध 0 है, तो धारा कौन से रास्ते से जाना पसंद करती है, जिस रास्ते का प्रतिरोध क्या होता है आपका, कम। तो जो पूरी की पूरी धारा जाएगी, शॉर्ट सर्किट धारा जाएगी ISH। ISH का मतलब शॉर्ट सर्किट जो करंट जाएगी वो इसके अंदर जाएगी। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो इस सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सर्किट पर क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान अचानक क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। देखिए कैसे बढ़ गया, यहां पर देखिए अब 20 ओम का प्रतिरोध आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि धारा इस रास्ते से जा ही नहीं रही है, धारा डायरेक्ट इस रास्ते से जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट होते ही प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज था वो तो कितना है आपका 100 वोल्ट है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो R2 का मान कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो V/R1 का मान कितना है, 5। तो अब जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी आपकी, 20 एम्पियर। पहले धारा, शॉर्ट सर्किट से पहले धारा कितनी थी, 4 एम्पियर, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद इसके अंदर जो धारा बह गई वो इससे कितनी गुना हो गई आपकी, 5 गुना धारा का मान क्या हो गया आपका, बढ़ गया। अब जब इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ेगी तो इसके अंदर होने वाला जो I² लॉसेस है उसका मान बढ़ेगा, और जब I² लॉसेस का मान बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होगी, ऊष्मा पैदा होगी, और जो पैदा होने वाली ऊष्मा का मान भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और जब इस प्रतिरोध के अंदर ऊष्मा का मान बढ़ गया तो आपका ये जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा आपका, डैमेज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जब एकाएक शॉर्ट सर्किट होता है तो एकाएक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कई गुना क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। जब धारा का मान बढ़ेगा तो I² लॉसेस का मान बढ़ेगा, जिससे उसके अंदर ऊष्मा हीट का मान बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगी तो वो वाइंडिंग या प्रतिरोध आपका खराब हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगी आपकी, जल जाएगी। तो जनरेटर, जो नॉर्मल जनरेटर होते हैं, उन नॉर्मल जनरेटर के अंदर तो क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि लोड का मान बढ़ाते हैं अपन, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है लोड का मान बढ़ता है, तो लोड का मान बढ़ने से, जैसे सीरीज जनरेटर के अंदर हमने देखा, सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो यदि लोड का मान बढ़ा, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा, आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली यदि धारा का मान बढ़ा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उस टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो आपका जनरेटर या फिर जो आपका लोड है वो क्या हो जाएगा आपका, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की अवस्था में एकाएक इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है, यानी कि आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है, तो इसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की क्या विशेषता होती है, जैसे ही इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके अंदर जो वोल्टेज बन रहा है, टर्मिनल वोल्टेज है, उस टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घट जाएगा।
जैसे शॉर्ट सर्किट होने पर इसमें करंट यदि मान लो कितनी हो गई 20 एम्पियर, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अंदर तो इसमें जो 100 वोल्ट था वो अब कितना वोल्ट बन जाएगा आपका 10 वोल्ट में वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। अब 100 वोल्ट की जगह वोल्टेज कितना हो गया 10। अब चाहे शॉर्ट सर्किट हो गया लेकिन प्रतिरोध कितना है यहाँ पर 5। अब 10 में किसका भाग लगाओ आप 5 का, तो करंट कितनी आएगी आपकी केवल 2 एम्पियर ही आएगी ना। यानी कि शॉर्ट सर्किट जैसे ही सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। कौन से का डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। कैसे घटेगा अभी थोड़ी देर बाद में हम जो अभी ग्राफ पढ़ेंगे उसके अंदर समझाऊंगा कि कैसे वोल्टेज घट जाता है। जैसे ही इसके अंदर आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, कौन से के डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे ही आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है आपका घट जाता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है घट जाता है। अब शॉर्ट सर्किट के समय यदि वोल्टेज घट गया V घट गया तो धारा का मान भी क्या रहेगा आपका कम रहेगा, और धारा कम रहेगी तो I2R लॉसेस कम होगा जिससे हीट कम पैदा होगी जिससे वाइंडिंग डैमेज नहीं होगी। तो जो जनरेटर है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए जो आर्क वेल्डिंग है, देखिए जब आर्क वेल्डिंग होती है ना तो आर्क वेल्डिंग के जब दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है शॉर्ट सर्किट। जब वो कुछ सतह को क्या करती है आपकी टच करती है बॉडी को, जिस बॉडी की वेल्डिंग कर रहे हैं जब वो उस बॉडी को टच करती है तो वहां क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है शॉर्ट सर्किट। अगर नॉर्मल जनरेटर अपन ने सीरीज या शंट जनरेटर काम में लिया तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा जिससे आपका जनरेटर क्या हो सकता है खराब हो सकता है, जल सकता है। इस कारण हम आर्क वेल्डिंग के अंदर कौन से जनरेटर का उपयोग करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो जैसे ही आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है तो इस जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका घट जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा इस डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम करते हैं किसके अंदर आर्क वेल्डिंग के कार्यों में। ठीक है, अब देखते हैं इनके अभिलाक्षणिक वक्र। क्या देखेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, हिंदी में बोलेंगे इनको क्या अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिए अभिलाक्षणिक वक्र कैसे कहते हैं। हमेशा हम जनरेटर के अंदर एक्सटर्नल वाला निकालते हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब जो भी आपका आउटपुट में अभिलाक्षणिक वक्र है। क्या आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं, और जो आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और किस किस में आर्मेचर करंट या फिर लोड करंट के बीच में किया जाता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या टर्मिनल वोल्टेज V व आर्मेचर करंट या फिर लोड करंट के बीच में अपन क्या करते हैं आउटपुट का अभिलाक्षणिक वक्र क्या करते हैं अपन खींचते हैं। तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए एक तरफ तो ले लेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज V और दूसरी तरफ होगी हमारी लोड करंट IL, या फिर जो लोड करंट IL है उसका मान किसके बराबर होता है लगभग आर्मेचर करंट के बराबर होता है, क्योंकि ये शंट फील्ड का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा ISH है उसका मान क्या होता है बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने के कारण इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इस कारण जो IA का मान लगभग किसके बराबर होता है IL के बराबर होता है। तो हम इसके अंदर लिखते हैं IA लगभग होता है क्या IL होता है। शंट जनरेटर के अंदर भी यही होता है, क्योंकि शंट फील्ड का प्रतिरोध ज़्यादा तो ISH का मान बहुत ही कम होगा। जब ISH का मान बहुत कम होगा तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो IA का मान लगभग IL के क्या होता है आपका बराबर होता है। ग्राफ देखिए, ग्राफ के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो परिणामी फ्लक्स ये हमको φt बराबर होता है क्या φSH माइनस के क्या होता है φSE होता है। दूसरा टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है Eg माइनस IA इंटू क्या होता है R। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नो लोड की अवस्था में। कौन सी अवस्था में नो लोड की अवस्था में, जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं है, नो लोड की कंडीशन है।
यहाँ पर हमने लोड नहीं जोड़ रखा है, ठीक है, लोड नहीं जोड़ रखा है। तो जैसे ही क्या होगा, हम जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा देंगे मतलब आर्मेचर को घुमाएंगे, तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अंदर क्या होगा, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा आएगी। जब ये धारा सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अंदर जाएगी तो इसके कारण उसमें पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये दोनों वाइंडिंग आपकी इनकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, जब दोनों वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, उस कंडीशन में जनरेटर अपना रेटेड वोल्टेज क्या हो जाता है, पैदा करने लग जाता है। माना नो लोड की अवस्था में जनरेटर के अंदर जो रेटेड वोल्टेज पैदा हो रहा है वो कितना पैदा हो रहा है, ये क्या है, नो लोड की अवस्था में जनरेटर के अंदर जो रेटेड वोल्टेज पैदा हो रहा है वो ये है VNL। तो जब जनरेटर पर नो लोड होगा, IL का मान जब जीरो होगा, IL का मान कितना होगा, जीरो, तो जनरेटर के अंदर इतना वोल्टेज क्या होता है, आपका पैदा होता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इसके सिरों पर क्या लगाएंगे, हम लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लोड। तो जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे, तो लोड का मान बढ़ाएंगे तो किसका, लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। जैसे ही मैंने किसका मान बढ़ाया, लोड करंट का, लोड का मान बढ़ाने से लोड करंट का मान क्या हुआ, बढ़ा। लोड करंट को हम किससे लिख रहे हैं, IL से। अब IL का मान लगभग किसके बराबर है, IA के बराबर। जब IL का मान बढ़ेगा तो बताओ किसका मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, IA का। IL का मान बढ़ने से क्या हुआ, IA का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, IA का। और जब IA का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए IA और ISC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब IA बढ़ा तो ISC भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। IA बढ़ा तो ये क्या बढ़ेगा, आपका ISE बढ़ेगा, क्योंकि IA और ISC का मान भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो किसका मान बढ़ेगा, ISC का। और जब बताओ सीरीज फील्ड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, तो सीरीज फील्ड के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है phi SE, उसका मान भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और जब phi SE का मान बढ़ेगा तो देखिए यहां पर जब phi SE इस नेगेटिव वाली संख्या का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। phi SE का मान बढ़ेगा तो जो परिणामी फ्लक्स phi T है उसका मान क्या होगा, आपका घटेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या घट रही है। जैसे मैं करूँ यहाँ पर 10 - 5, तो आंसर कितना आ रहा था, आपका 5। अब ये माइनस वाली संख्या का मान मैंने बढ़ाया, 5 की जगह इसको मैंने किया 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 3 हो जाएगा ना। तो phi का मान क्या हो गया, घट गया। तो ISC का मान बढ़ने से phi का मान क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया तो हम जानते हैं जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती होता है phi के और किसके, n के। होता ही नहीं होता, Eg समानुपाती होता है phi × n। और जब phi का मान ही कम हो गया, phi का मान कम हो गया, तो बताओ जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल Eg का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। phi का मान कम होने से जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल Eg का मान क्या हो जाएगा, कम। जब Eg का मान कम हो गया तो इस फॉर्मूले पे आ जाओ। जब Eg आप कम हो गया, Eg क्या हो गया, आपका कम। जब Eg कम हो जाएगा तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और Eg का मान कम होने से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। पहली समीकरण समझ में आई। जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया, लोड मतलब लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाया, तो IA आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा। आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा से सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा। उससे क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया। और जैसे सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जो परिणामी फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स का मान घटेगा तो जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होगा, घटेगा। और जनरेटर के अंदर जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घटेगा तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो एक तो क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के कारण टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगी, आपकी कमी हो गई। दूसरा देखिए, जैसे ही लोड का मान बढ़ा है, पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए,
दूसरा क्या होता है, जैसे ही लोड का मान बढ़ा, लोड का मान बढ़ने से आई ए का मान क्या हो गया आपका, बढ़ गया। जब आई ए का मान बढ़ेगा तो इस समीकरण पे आ जाओ, आई ए का मान बढ़ा तो आई ए इंटू आर ए का मान क्या होगा, बढ़ेगा, गुणा में है दोनों, आई ए बढ़ेगा तो इन दोनों का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। जब ये माइनस वाली संख्या बढ़ेगी तो बताओ इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा। तो आई ए का मान बढ़ने से क्या हो रहा है, आई ए आर का मान क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। जब आई ए आर का मान बढ़ रहा है तो उससे भी टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है उनमें दो दो कारणों से टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। एक तो इसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है, एक इसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज घटता है। तो जैसे ही इसके अंदर क्या होता है, लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा या आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, जैसे ही इस जनरेटर के अंदर क्या होगा, इस आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इस टर्मिनल वोल्टेज का मान दो दो कारणों से क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो जैसे ही आपका आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे तो एकाएक इसके अंदर जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान एकाएक बिल्कुल तेजी से क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, तेजी से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैंने आर्मेचर करंट के या जो लोड करंट है उसके मान को बढ़ाया, वैसे वैसे ये वोल्टेज क्या होता जा रहा है आपका, घटता जा रहा है, क्योंकि दो दो वजह से इसके अंदर वोल्टेज घट रहा है। एक फाई के कारण वोल्टेज घट रहा है, एक आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है। तो दो दो कारणों से वोल्टेज ड्रॉप घटता है। इस कारण जब डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर आर्मेचर करंट या फिर लोड करंट का मान बढ़ता है तो जो उसका वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो टर्मिनल वोल्टेज तेजी से क्या होता है आपका, घटता है। देखिए नो लोड पर तो कितना था, माना ये 100 वोल्ट था, कितना था 100। अब देखिए फुल लोड की बात करें तो फुल लोड पर कितना आ गया, इतना आ गया, नहीं हो गया। तो ये क्या है आपका, VFL है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर क्या होता है, जो नो लोड वोल्टेज होता है VNL, इसका मान ज़्यादा होता है फुल लोड वोल्टेज से। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर क्या होता है, नो लोड वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, फुल लोड वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। जब नो लोड वोल्टेज का मान ज़्यादा और फुल लोड वोल्टेज का मान कम होगा तो इस जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, वोल्टेज रेगुलेशन। वो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। वो आपको बाद में समझाएंगे कैसे होगा। तो अभी तो आपको याद रखना है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर नो लोड वोल्टेज ज़्यादा होता है, फुल लोड वोल्टेज क्या होता है आपका, कम होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र पर हम जैसे ही लोड का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो ये जो वक्र हो गए, ये वक्र कौन सा है आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का अभिलाक्षणिक वक्र है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया था कि कैसे आपका वोल्टेज इसके अंदर घट रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की बात कर रहा हूं। तो इसमें लोड का मान बढ़ाने पर, किसका, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज तेजी से घटता है, तेजी से घटता है। देखिए शंट जनरेटर के अंदर तो क्या हुआ था, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सिर्फ 1 से 5% घटा था, बहुत ही कम घटता है किसमें, शंट जनरेटर में। लेकिन जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है उसमें जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज तेजी से क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसमें लोड का मान बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज तेजी से घट रहा है, इस कारण जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है इसका उपयोग हम करते हैं आर्क वेल्डिंग में। कौन सी वेल्डिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग। क्योंकि जब आर्क वेल्डिंग होती है तो आर्क वेल्डिंग का जब इलेक्ट्रोड बॉडी के साथ टच करता है तो वहां शॉर्ट सर्किट होता है। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट कर होगा तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IL का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ने से ISC का मान बढ़ेगा, और यदि ISC का मान बढ़ गया तो यदि हमने सीरीज या शंट जनरेटर वहां पर काम लिया तो वो जनरेटर आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा।
लेकिन यहां पर हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। तो जैसे ही यहां पर IL या IA का मान बढ़ता है तो इसके टर्मिनल वोल्टेज तेजी से क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, और जब वोल्टेज घट जाएगा तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता नहीं है। इस कारण वो जनरेटर, वहां पर जनरेटर की वाइंडिंग जलती नहीं है। तो जनरेटर की वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए किसके अंदर, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में जनरेटर को जलने से बचाने के लिए हम वहां पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। ये समझ में आ गया उपयोग। दूसरा है ये जो हमने आगे देखते हैं, ये जो संट फील्ड है ना, इस संट फील्ड को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। लेकिन इस संट फील्ड को आर्मेचर के हम दो प्रकार से, समांतर क्रम में हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, और इस संट फील्ड को जोड़ने के आधार पर आपका जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। किस आधार पर बांट रहे हैं हम, संट फील्ड के संयोजन के आधार पर। किसके आधार पर, संट फील्ड। तो आगे देखेंगे हम क्या, संट फील्ड, संट फील्ड के संयोजन के आधार पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो यह जनित्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो देखेंगे हम लॉन्ग संट। कौन सा देखेंगे, लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है शॉर्ट संट। कौन सा होता है, शॉर्ट संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो जो संट फील्ड था, उस संट फील्ड के संयोजन के आधार पर हमने डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा होता है शॉर्ट संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। अब देखते हैं लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और शॉर्ट संट जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है उसके अंदर क्या अंतर होता है। आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये जो संट फील्ड है या जो संट वाइंडिंग है, इस संट वाइंडिंग को मैंने आर्मेचर और सीरीज फील्ड इन दोनों के समांतर क्रम में जोड़ रखा है। क्या, इस डायग्राम में ये जो आपका संट फील्ड है वो संट फील्ड इस आर्मेचर और ये जो सीरीज फील्ड है इन दोनों के क्या जुड़ रहा है, समांतर क्रम में। जब संट फील्ड आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा होगा तब तो वो जनरेटर बनेगा आपका लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि संट वाइंडिंग को दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी है, लंबी दूरी पर जुड़ी हुई है, इस कारण इसको बोलेंगे लॉन्ग संट। कौन सा बोलेंगे, लॉन्ग संट। यदि मैं क्या करूं, ये जो संट फील्ड वाली वाइंडिंग है, क्या है ये संट फील्ड वाली वाइंडिंग है, इस संट फील्ड वाली वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ू। केवल किसके जोड़ू, आर्मेचर में। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो संट फील्ड वाली वाइंडिंग है इसको केवल किसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सॉरी किसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, आर्मेचर के समांतर क्रम में, केवल आर्मेचर। यहां पर सीरीज फील्ड के समांतर में नहीं जोड़ रहे, अब केवल इसको आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जब संट फील्ड ओनली आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होगा तब वो जनरेटर कहलाएगा शॉर्ट संट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अंतर समझ में आ गया। अगर दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है संट फील्ड, तब तो होगा कौन सा, लॉन्ग संट। और यदि संट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है तो कहलाएगा आपका कौन सा, शॉर्ट संट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें संट फील्ड, इसमें संट फील्ड क्या होता है, लॉन्ग संट की बात कर रहे हैं ना, आर्मेचर, आर्मेचर व सीरीज फील्ड, आर्मेचर व सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में संयोजित होता है। आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड है उन दोनों के समांतर क्रम में कौन जुड़ा होगा, संट फील्ड।
तो जनरेटर बन जाएगा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। तो इसमें शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर क्रम, केवल आर्मेचर की समांतर क्रम में संयोजित होता है। शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, जो शंट फील्ड होगा वो केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होगा। ठीक है, तो शंट फील्ड के संयोजन के आधार पर कितने हो गए आपके 2। अब आगे बात करते हैं, इसके अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट के अंदर 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस है आपके। वो क्वेश्चंस क्या है, यदि आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रनिंग अवस्था में, क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रनिंग अवस्था में, और रनिंग अवस्था में यदि इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग को, कौन सी वाइंडिंग को, रनिंग अवस्था में यदि इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की रनिंग अवस्था में यदि शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दे, तो बताइए इस जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रनिंग अवस्था में यदि शंट वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इस शंट वाइंडिंग में, इस शंट वाइंडिंग की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक सीधा तार लगा दिया, ऐसा लगा दिया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये जो वाइंडिंग थी उस वाइंडिंग को एक तार से रिप्लेस कर दिया, उस वाइंडिंग की जगह एक सीधा तार लगा दिया, तो ये क्या हो गई आपकी शॉर्ट सर्किट। तो यदि रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, जनरेटर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, या फिर जो टर्मिनल वोल्टेज V है उसका मान कितना होगा आपका 0 होगा। कितना होगा 0। क्यों होगा, देखिए यहां पर तो शंट फील्ड वाइंडिंग को तो हमने हटा ही दिया, जब ये जनरेटर चल रहा था तब तो टोटल फ्लक्स था आपका फाई टी बराबर क्या था आपका फाई एस एच माइनस क्या था फाई एस ई था, और रनिंग अवस्था के अंदर जो करंट आ रही थी वो आई ए करंट जा रही थी आई एस सी सीरीज फील्ड के अंदर, और ये करंट जा रही थी लोड के अंदर, और लोड को टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाइंडिंग थी शंट वाइंडिंग, इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा ISH है उसका मान क्या होगा आपका कम होगा, तो जो पूरी की पूरी धारा है वो किसके अंदर जाएगी, आपके लोड के अंदर जाएगी, और लोड को क्या मिलेगा आपका यहाँ पर वोल्टेज मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट करते ही इसके अंदर R का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और जब बताइए जब R का मान 0 हो जाएगा तो जो IA आर्मेचर करंट पहले इसके अंदर जो बहुत ही कम आ रही थी, किसके कारण, इस प्रतिरोध के कारण, क्योंकि ये प्रतिरोध पहले ज़्यादा था, इस कारण इसमें बहने वाली करंट क्या थी, कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट किसको मिल रही थी, लोड को। लेकिन अब क्या किया, शंट वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते ही ये जो वाइंडिंग है इस सर्किट का प्रतिरोध कितना हो गया, 0, और जैसे ही इस सर्किट का प्रतिरोध 0 होगा तो सारे की सारी जो करंट है वो किसके अंदर भेज जाएगी, इस सर्किट के अंदर क्या होगी आपकी फ्लो होगी। इस सर्किट के अंदर लोड करंट है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। जब IL का मान 0 हो गया तो ISE का मान भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। अब इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, इसका प्रतिरोध कम हो गया, तो सारी की सारी करंट इसी में फ्लो होगी। अब जब इसके अंदर करंट जाएगी नहीं तो यहाँ पर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और जब कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है, पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल EG का मान कितना हो जाएगा, 0, और जब EG 0 हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपके ये भी आ सकता है भाई, सीरीज फील्ड के अंदर क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। करंट यदि इसमें नहीं जा रही है, ISC का मान 0 है, फिर भी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण थोड़ा बहुत तो चुंबकीय फ्लक्स रहेगा। तो अगर थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स है तो थोड़ा बहुत विद्युत वाहक बल तो पैदा होगा। तो लगभग अगर ऑप्शन के अंदर 0 नहीं है तो क्या हो सकता है आपका, 2 वोल्ट भी आ सकता है। लेकिन यदि 2 वोल्ट आ जाए तो 2 वोल्ट सही है, और 0 आ जाए तो कितना आएगा, 0। लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शंस के अंदर आता है वो टर्मिनल वोल्टेज पे पूछता है, तो टर्मिनल वोल्टेज का तो हमेशा कितना होता है आपका, 0 होता है। तो यदि रनिंग अवस्था में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की शंट वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट कर दे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। समझ में आ गया। रनिंग अवस्था में
डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की यदि शंट वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो रनिंग अवस्था में कौन सी अवस्था में, रनिंग अवस्था में कौन सी वाइंडिंग को, शंट फील्ड वाइंडिंग को, शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने पर, शॉर्ट सर्किट करने पर टर्मिनल वोल्टेज शून्य हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, शून्य। एक आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर रनिंग अवस्था में हम सीरीज फील्ड है, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, क्या ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वो रनिंग अवस्था में, और रनिंग अवस्था में क्या करें, यदि इसकी सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दें। अब किसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं हम, सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दें तो इस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब रनिंग अवस्था में इसकी सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जनरेटर है वो कौन सा जनरेटर बन गया, आपका शंट जनरेटर बन गया। देखिए, ये वाइंडिंग इसके समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और इन दोनों सिरों से क्या जुड़ रहा है, लोड। तो कौन सा जनरेटर बन गया आपका, शंट जनरेटर। जब रनिंग अवस्था में सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई एस ई है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई एस ई का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब फाई एस ई का मान 0 हो जाएगा तो इस जनरेटर के अंदर जो परिणामी फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फाई का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जब फाई का मान ज़्यादा हो जाएगा तो मैं जानता हूँ Eg बराबर क्या होता है, फाई इंटू एन होता है, पढ़ रखा है हमने। Eg बराबर क्या होता है, फाई इंटू एन। जब फाई का मान ज़्यादा हो गया तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा हो जाएगा, और जनरेटर के अंदर जब पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रनिंग अवस्था में यदि सीरीज फील्ड को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो सीरीज फील्ड के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। जब ये संख्या 0 हो जाएगी तो इससे परिणामी फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और जब परिणामी फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, और जब जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, V बराबर होता है Eg माइनस क्या होता है, IA इंटू क्या होता है, R। तो जब Eg का मान बढ़ेगा तो V का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो रनिंग अवस्था में कौन सी फील्ड को, सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका बढ़ता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो दूसरा क्या लिखना है आपको, नोट के अंदर आपको दूसरा पॉइंट है, इसको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। रनिंग अवस्था में, रनिंग कंडीशन में या रनिंग अवस्था में सीरीज फील्ड को, सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आपका बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तीसरा इसके अंदर पूछा जाता है, अगर रनिंग अवस्था में, देखिए यहां पर सीरीज फील्ड लगा देते हैं वापस, ये हो गया आपका सीरीज फील्ड। ठीक है। कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहे हैं सारे के सारे। यदि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आपकी रनिंग अवस्था में, कौन सी अवस्था में, रनिंग अवस्था में, और रनिंग अवस्था में क्या कर देते हैं, इसकी जो शंट वाली वाइंडिंग है, इसकी कौन सी वाली वाइंडिंग है, इसकी जो शंट वाली वाइंडिंग है, इस शंट वाली वाइंडिंग को अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। शंट वाली वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। शंट वाली वाइंडिंग इसके बीच में से क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटना, ओपन करना, इसको यहां से काटना एक ही बात है। तो जब रनिंग अवस्था में यदि इसकी शंट वाली वाइंडिंग को मैंने ओपन कर दिया तो इस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए फाई टी बराबर क्या होता है, फाई एस एच माइनस क्या होता है, फाई एस ही होता है ना, ठीक है। अब जैसे ही रनिंग अवस्था में क्या करेंगे, हम इसे संट वाली वाइंडिंग को हटाएंगे, यहां से संट वाली वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया, मतलब अब जनरेटर के ऊपर केवल एक ही वाइंडिंग होगी, और वो कौन सी वाइंडिंग होगी, आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, सीरीज फील्ड। तो जब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की रनिंग अवस्था में यदि हम संट वाली वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये जो जनरेटर है वो बन जाता है सीरीज जनरेटर। क्या बन जाता है, सीरीज जनरेटर। और जैसे ये सीरीज जनरेटर बनेगा, तो सीरीज जनरेटर बनने से क्या होगा, इस जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज जनरेटर के अंदर भी जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता जाता है, आपका बढ़ता जाता है। तो फुल लोड पर सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, नो लोड वोल्टेज से भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो जैसे ही फुल लोड पर हम शंट फील्ड को हटाएंगे, तो जो ये जनरेटर है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, वो सीरीज जनरेटर बन जाएगा, और सीरीज जनरेटर बनते ही इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तीसरा क्या रखना है, रनिंग अवस्था में, कौन सी अवस्था में, रनिंग अवस्था में कौन सी वाइंडिंग को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या करने पर, ओपन सर्किट करने पर, क्या करने पर, ओपन सर्किट करने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका घटता है, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आपका बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जनरेटर कौन सा जनरेटर बन जाएगा, आपका सीरीज जनरेटर। और सीरीज जनरेटर के अंदर हमने देखा था फुल लोड की अवस्था में वोल्टेज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा, चौथे आपको याद रखना है इसके अंदर, यदि रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को तो मैं ऐसे कैसे रखता हूं, जैसा इसकी स्थिति है वैसे वैसे, लेकिन यदि मैं सीरीज फील्ड को ही ओपन कर दूं, सीरीज फील्ड को ही क्या कर दूं मैं, ओपन, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट ही नहीं जाएगी, यहां से ओपन सर्किट हो गया, लोड इसके साथ संयोजित नहीं है, तो लोड को जो वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, उसका मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो चौथी आपको याद रखनी है, रनिंग अवस्था में, कौन सी अवस्था में, रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को, कौन से फील्ड को, शंट फील्ड को ओपन सर्किट करने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो आपको ये 4 लाइनें याद रखनी है नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। रनिंग अवस्था में यदि शंट फील्ड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा, और यदि रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को हम ओपन सर्किट कर देंगे, सॉरी सीरीज फील्ड आएगा यहां पर, क्या लिखा हमने, रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को ओपन सर्किट करने पर, नहीं शंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा सीरीज। यदि रनिंग अवस्था में हम इस सीरीज फील्ड को ओपन करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 0। और दूसरा, रनिंग अवस्था में यदि शंट फील्ड को, यहां पर क्या होगा, आपका शंट फील्ड आएगा, करेक्शन कर लेना भाई इसको, यहां पर क्या आएगा, आपका शंट फील्ड। तो रनिंग अवस्था में यदि शंट फील्ड को ओपन करेंगे, देखो शंट फील्ड को ओपन किया तब तो बना ये सीरीज जनरेटर, और जब सीरीज जनरेटर बनेगा तब तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। और रनिंग अवस्था में यदि सीरीज फील्ड को ओपन सर्किट करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर रनिंग अवस्था में, तो लोड को कोई करंट नहीं जाएगी, लोड के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो रनिंग अवस्था में शंट फील्ड को ओपन सर्किट करने पर तो बढ़ता है, और रनिंग अवस्था में सीरीज फील्ड को जो क्या करेंगे अपन, ओपन सर्किट करेंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 4 लाइन याद रखनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। जो भी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से क्वेश्चंस बन सकते थे 0 से लेकर हाई लेवल तक, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आप टेक्निकल हेल्पर की कर रहे हो, चाहे आप जेई की एग्जाम कर रहे हो, कोई सी की तैयारी कर रहे हो, 0 से हाई लेवल तक जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें सिर्फ आपका एक जनरेटर और बचा है, वो बचा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।